नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग BTSC ANM 8938 जो पोस्ट है उस परमानेंट वैकेंसी का जो आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए, आज पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की स्थिति का आकलन करने के लिए अपगार स्कोर में अधिकतम कितने अंक दिए जा सकते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। तो चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 10 होगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अपगार स्कोर में 5 चीज़ें चेक की जाती है, जैसे कि आपका एक रंग हो गया, पल्स हो गया, भाव हो गया, गतिविधि और श्वसन हो गया। मतलब हर चीज़ के लिए आपको 0 से 2 अंक होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको अधिकतम 10 अंक होते हैं, जिनमें से 10 में से आपको 7 स्कोर लाना एक स्वस्थ बच्चे का मतलब जिन बच्चों का मतलब 10 में से 7 स्कोर रहता है उनको स्वस्थ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि गंभीर प्री एक्लेम्पसिया या इलेक्पेम्सिया के दौरान दौरे रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, यानी कि MgSO4 दिया जाता है। यदि इसकी शरीर में अधिक अधिक मात्रा में टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसका एंटीडोज क्या है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका जो एंटीटोड है वो है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ऑप्शन बी जो लोग भी अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। मैग्नीशियम सल्फेट की अधिकता से गर्भवती महिला की सांस रुक सकती है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में जो है कि तुरंत कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन यानी कि नसों में IV में दिया जाता है, जो कि मैग्नीशियम के असर को काट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेगलस नियम के अनुसार यदि किसी गर्भवती महिला की अंतिम महामारी का पहला दिन 1 जनवरी है तो उसकी प्रसव की संभावित तिथि यानी कि डिलीवरी का डेट जो है कि वो क्या होगी। चलिए बताइए। तो ये जो होगा वो 8 अक्टूबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। EDD निकालने के लिए जो सूत्र होता है LMP का पहला दिन प्लस इसमें 9 महीने और इसमें प्लस 7 दिन जोड़ा जाता है। जैसे कि 1 जनवरी में 9 महीना जोड़ने पर ये 1 अक्टूबर आएगा और उसमें 7 दिन जोड़ने पर ये 8 अक्टूबर आ जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर ये है कि अगले संडे से हम आप लोग का एक टेस्ट लेने जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा और वो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा फील आपको यहाँ पे आएगा और सेम टू सेम एग्ज़ाम लेवल का ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिया जाएगा। और इसका प्राइस हम बिल्कुल ही कम रखने वाले, साथ में प्लस आपको 2500 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी दिया जाएगा और प्लस में आपको और व्हाट्सएप पे आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट भी हर संडे को दिया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक आपका प्रैक्टिस सेट हर संडे को चलता रहेगा। और मात्र इसका जो प्राइस रखा जाएगा वो 199 रखा जाएगा। तो अगर आप लोग और 199 में ही आपको ये दोनों चीज़ मिल जाएगा, आपका प्लस में ये नोट्स मिल जाएगा और नोट्स का PDF भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट आपको हर संडे लगाने को मिल जाएगा, जिससे आप अपना जो है कि तैयारी अच्छे से कर पाइएगा। तो जिन लोग को भी अगर ये प्रैक्टिस सेट और 1 लाइनर का PDF चाहिए तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जुड़ के डायरेक्ट आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरा प्रबंधन के अनुसार इंसानी शरीर में कटे हुए अंग और खून से सनी पटिया जो है वो किस रंग के डिब्बे में डाली जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ANM और GNM के सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा ही जाता है। ये आपका एकदम VVI क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाएगा आपका पीला कलर हो जाएगा। तो येलो आप लोग जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अस्पताल में जो इंसानी उत्तक प्लेसेंटा खून से सनी रुई या पटिया हमेशा पीले रंग के कूड़ेदान में डाली जाती है। लाल रंग में प्लास्टिक जैसे सिरिंज नाली डाली जाती है। यह सवाल लगभग हर नर्सिंग एग्जाम में 100% आता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रसव की पहली अवस्था के सक्रिय चरण यानी कि एक्टिव फेज में गर्भाशय ग्रीवा के फैलने की सामान्यतः दर एक
प्राइमिक ग्रेविडा पहली बार माँ बनने वाली महिला को कितनी होती है? तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर लगे कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहली बार माँ बनने वाली महिला के सक्रिय चरण में गर्भाशय का जो मुंह होता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से फैलता है और इसे पूरा 10 सेंटीमीटर तक फैलाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के जन्म के समय गर्भनाल के सामान्यतः कितनी रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स होती है? तो नवजात शिशु के जो जन्म के समय गर्भनाल में सामान्यतः जो रक्त वाहिकाएं होती है वो आपका 2 धमनियां और 1 सिरा होती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गर्भनाल में कुल 3 वाहिकाएं होती है, 2 छोटी धमनियां जो बच्चे से अशुद्ध खून माँ की तरफ ले जाती है और एक बड़ी सिरा जो होती है जो माँ से शुद्ध और ऑक्सीजन वाला खून बच्चों तक ले जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रसव के बाद गंभीर एनीमिया तब माना जाता है जब महिला की हीमोग्लोबिन स्तर किससे कम हो जाता है? तो चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि जो है WHO के अनुसार गंभीर एनीमिया कब माना जाता है, जब महिला का हीमोग्लोबिन स्तर कितना गिर जाता है? तो ये जो होता है कि 7 ग्राम से अगर नीचे गिर जाता है तब आपको यहाँ पे गंभीर एनीमिया माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर गर्भवती या प्रसव के बाद महिला का हीमोग्लोबिन 11 से 10 है तो वह हल्का एनीमिया है। अगर 9 से 7 हो तो मध्य यानी कि मॉडरेट है, लेकिन अगर वही 7 से अगर कम हो जाए तो वह गंभीर एनीमिया हो जाता है और उसे तुरंत खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पार्टोग्राफ में जब सर्वाइकल डाइलेशन का ग्राफ अलर्ट लाइन को पार करके एक्शन लाइन पर पहुंच जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो ये जो संकेत देता है वो प्रसव में रुकावट और तुरंत मेडिकल दखल की जरूरत है। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टोग्राफ लेबर रूम का सबसे मतलब जरूरी चार्ट है। अलर्ट लाइन का मतलब है कि ध्यान दो, लेकिन अगर ग्राफ एक्शन लाइन को छू ले तो इसका मतलब है कि प्रसव रुक गया है और शायद सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की रोटा वायरस का जो टीका है वो बच्चों को भयंकर दस्त से बचाता है, वह कितनी मात्रा में और किस मार्ग से दिया जाता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराए क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल इसी लेवल का आता है। तो ये जो दिया जाता है ये 5 बूंद दिया जाता है और ये मुंह के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है कि पोलियो की तरह रोटा वायरस वैक्सीन भी मुंह से ही पिलाया जाता है, लेकिन पोलियो की 2 बूंद होती है जबकि रोटा वायरस वैक्सीन 5 बूंद होती है। 6, 10 और 14 सप्ताह की उम्र में यह पिलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा प्रीविडिया का सबसे मुख्य और शुरुआती लक्षण क्या है? तो प्लेसेंटा प्रेविया का जो सबसे मुख्य और शुरुआती लक्षण होता है वो होता है कि बिना किसी दर्द के अचानक चमकीला लाल खून आना। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया वह स्थिति है जहां आवलन गर्भाशय के निचले हिस्से में आ जाती है। इसका सबसे पक्का लक्षण यह है कि महिला को बिना किसी दर्द या चोट के अचानक योनि से लाल मतलब ब्लड आने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद पहले 1 से 4 दिन तक योनि से जो लाल रंग का स्राव निकलता है उसे मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे हम लोकिया रूबड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रूबड़ा का मतलब होता है लाल और यह 1 से 4 दिन तक चलता है। 5 से 9 दिन तक यह पीले भूरे रंग का हो जाता है जिसे सिरोसा कहते हैं और 10 से 15 दिन तक यह सफ़ेद रंग का हो जाता है जिसे हम अलवा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल पीलिया आमतौर पर जन्म के कितने समय बाद दिखाई देता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल रट जाइएगा।
तो ये जो दिखाई देता है वो जन्म के 24 से 72 घंटे के बाद। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सामान्य पीलिया है जो लीवर के पूरी तरह विकसित न होने के कारण होता है। यह 24 घंटे के बाद शुरू होता है, यानी यदि पीलिया जन्म के पहले 24 घंटे के भीतर ही हो जाए तो उसे खतरनाक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड चेन के अंतर्गत पोलियो और खसरे जैसी संवेदनशील वैक्सीन को किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? तो ये जो किया जाता है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तक इस तापमान पर स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि गर्भाशय के बाहर गर्भ ठहरना का सबसे आम स्थान कौन सा है? तो गर्भाशय के बाहर जो गर्भ ठहरने का सबसे आम स्थान है वो है फैलोपियन ट्यूब का एलिम्पुला। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 95% से अधिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा एम्पुला वाले हिस्से में गर्भ ठहर जाता है जो कि बाद में ट्यूब फटने का कारण बनता है। और आप लोग के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना सस्ता आज तक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और कोई भी यूट्यूब पे आपको कोई देने वाला भी नहीं। जितना सस्ता हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं और आपका यहाँ पे हर संडे को आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, जहाँ तक आप लोग अपने टेस्ट से भी आराम से आप अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च रक्तचाप वाली गर्भवती महिला में प्रसव के बाद रक्तस्राव रोकने के लिए कौन सी दवा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए? तो ये जो है मेथर्जिन यानी कि मिथाइलर ग्लोटिन जो है कि नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेथर्जिन गर्भाशय के सिकोड़ कर खून रोकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि रक्तचाप यानी बीपी को बहुत तेजी से बढ़ा देता है, इसलिए बीपी की मरीज को यह कभी नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम के मरीज को कौन सी रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल सबसे तेजी से कम होने लगती है जिससे जान का खतरा बन जाता है? तो डेंगू में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो आपका प्लेटलेट गिर जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डेंगू वायरस सीधे प्लेटलेट्स पर हमला करता है। एक स्वस्थ इंसान में प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं। डेंगू में यह 20,000 से भी नीचे जा सकते हैं, जिससे शरीर के अंदरूनी अंगों से खून बहने लगता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवजात पूर्ण जीवन के दौरान यदि बच्चे के दिल की धड़कन 60 से कम हो तो छाती दबाने और कृत्रिम सांस का अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए 3:1 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वयस्कों के सीपीआर में यह अनुपात 30/2 होता है, लेकिन यह एक नवजात शिशु को जब वो स्वास्थ्यकर्मी बचा रहे होते हैं तो 3 बार छाती दबाने के बाद वह 1 बार कृत्रिम सांस दी जाती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि सिफिलिस बीमारी के प्राथमिक चरण में जननांगों पर जो दर्द रहित छाला या अल्सर बन जाता है उसे क्या कहते हैं? अगर आप लोग को एक बार समझ में नहीं है तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। तो उसे हम चाणक्य कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिफिलिस के संक्रमण से 3-4 सप्ताह बाद जन अंगों पर एक गोल कड़ा और बिना दर्द वाला छाला बन जाता है, जिसे चांकड़े कहते हैं और यह सिफिलिस का सबसे पहला और स्पष्ट लक्षण है। कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो अगला है कि डॉट्स कार्यक्रम के तहत इंसेंटिव फेज में टीबी के नए मरीज को कौन सी 4 प्रमुख दवाइयाँ जो है कि दी जाती है? तो वो 4 जो दवा है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं कि क्या है, आइसोनियाइडिन, रिफेम्सिन, पायरिजिनमाइड,
एथमुटाबोल। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिर की प्रस्तुति वाले प्रसव में यदि एक एमनियोटिक हरे रंग का दिखाई दे तो यह किस बात का पक्का संकेत है? यानी कि सिर की प्रस्तुति वाले प्रसव में यदि एक एमनियोटिक द्रव हरे रंग का दिखाई दे तो यह किस बात का पक्का संकेत है? तो ये संकेत है भ्रूण संकट का, जो कि आपको बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा जो है कि गर्भाशय के अंदर ही मल तब त्यागता है जब वह घबराहट यानी कि स्ट्रेस में होता है और उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, और यह हरे रंग का पानी एक मेडिकल इमरजेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिशप स्कोर का उपयोग प्रसूति विज्ञान में किस चीज का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये पता किया जाता है गर्भाशय गिबरा प्रसव के कितनी तैयार है उसके लिए किया जाता है, पता लगाने के लिए। चलिए ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब महिला को दर्द खुद शुरू नहीं होते और वह दवा देकर प्रसव कराना होता है, तब डॉक्टर बिशप स्कोप चेक करते हैं कि सर्विक्स यानी कि मुंह मुलायम और खुला है या नहीं। अगला क्वेश्चन कि आईयूडी जैसे कॉपर टी डालने का सबसे आदर्श समय प्रसव के बाद कब माना जाता है? तो ये प्रसव के 2 घंटे के भीतर या प्लेसेंटा निकलने के बाद माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे पीपीआईयूडी कहते हैं जब महिला लेबर रूम में ही होती है और वह प्लेसेंटा निकल जाता है, ठीक उसी समय 48 घंटे के भीतर इसे लगाना सबसे आसान और सुरक्षित और कम दर्द वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को रूबेला यानी कि जर्मन खसरा का संक्रमण हो जाए तो बच्चों में कौन सा गंभीर जन्मजात दोष हो सकता है? तो इनमें जो है कि आपका बच्चा अंधा या बहरा पैदा हो सकता है, बच्चे के दिल में छेद हो सकता है, या फिर बच्चे के दिमाग जो है कि वो छोटा रह सकता है। तो इसमें से जो है कि आपका सभी होगा। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोग्लाइसीमिया नवजात शिशुओं में एक आम और खतरनाक समस्या है, इसका मतलब शरीर में किस चीज़ की कमी होना है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको याद रखिएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो नवजात शिशुओं में एक आम और खतरनाक समस्या है, इसका मतलब है कि शरीर में किस चीज़ की कमी है? तो इसमें यानी कि ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज की कमी है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के बाद अगर बच्चों का ब्लड शुगर 40 से नीचे चला जाए तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और इसमें बच्चा सुस्त हो जाता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है और धीरे और दौड़े भी आ सकते हैं, इसलिए जन्म के तुरंत बाद जो है कि स्तनपान कराना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी मरीज का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने का सही फॉर्मूला सूत्र क्या है? तो इसका सही फॉर्मूला सूत्र है कि वजन किलोग्राम और ऊंचाई और मीटर उसका चेक किया जाता है। बीएमआई निकालने के लिए हमेशा व्यक्ति के वजन किलो में और उसकी ऊंचाई मीटर में और वर्ग स्क्वायर में भाग दिया जाता है, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कि वीवीएम में यदि अंदर का चौकोर स्कोर हिस्सा बाहर के गोले के रंग से अधिक गहरा हो जाए तो ये एएनएम को क्या करना चाहिए? चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैक्सीन वेल मॉनिटर में यदि अंदर का चौकोर हिस्सा बाहर के गोले के रंग से अधिक गहरा यानी कि डार्क हो जाए तो यहाँ पे एएनएम को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि वैक्सीन को तुरंत फेंक देना चाहिए और इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वीवीएम यह बताता है कि वैक्सीन गर्मी से खराब हुई है या नहीं। जब तक अंदर का चौकोर हिस्सा बाहर के गोले से हल्का सफ़ेद है, वैक्सीन सही है। यदि चौकोर हिस्सा बाहर के गोले के बराबर या उससे ज़्यादा काला या गहरा हो जाए तो इसका मतलब वैक्सीन खराब हो चुकी है और उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार जो है कि नाभि के स्तर तक किस सप्ताह में पहुंच जाता है?
तो वो नाभि के स्तर तक 24वें सप्ताह में पहुंच जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के विकास के साथ गर्भाशय से ऊपर उठता है और 12वें सप्ताह में यह पेल्विस यानी कि श्रोणि से बाहर आता है और 24वें सप्ताह यानी कि छठे महीने में यह ठीक नाभि के स्तर पर होता है और 36वें सप्ताह में यह सबसे ऊपर तक पहुंच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन शिशुओं की जान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंगारू मदर केयर जो है वो मुख्य रूप से किन शिशुओं की जान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो वो जरूरी होता है कम वजन वाले शिशुओं के लिए, जिसको लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केएमसी में माँ या पिता बच्चे को अपने नंगे सीने से चिपका रख सकते हैं। यह कम वजन वाले और समय से पहले जन्मे बच्चों को हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड से मरने से बचाता है और उनके विकास में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पार्टोग्राफ में भ्रूण की हृदय गति को फिर कितने समय के अंतराल पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यानी कि पार्टोग्राफ में जो होता है कि भ्रूण का हृदय यानी कि फेटल हार्ट रेट को कितने समय के अंतराल पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ये जो है कि आपका हर 30 मिनट पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रसव के सक्रिय चरण के दौरान पार्टोग्राफ में बच्चों की धड़कन को हर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में चेक और प्लॉट किया जाता है, ताकि बच्चे को कोई खतरा हो तो वह तुरंत पता चल सके। और माँ का भी बीपी हर 4 घंटे में नापना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्लेसेंटा का वजन और जन्म के समय शिशु के वजन के अनुपात यानी कि उनका रेशियो कितना होता है। तो उनका जो रेशियो होता है वो 1/6 होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक प्लेसेंटा यानी कि आंवला का जो वजन होता है लगभग 500 ग्राम आवल का जो वजन होता है वो 500 ग्राम होता है और शिशु का वजन 3 किलो यानी कि 300 ग्राम होता है। इसलिए इसका अनुपात 1/6 माना जाता है, यानी कि प्लेसेंटा बच्चों के जन्म का छठा हिस्सा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार गंभीर निर्जलीकरण वाले बच्चों की जान बचाने के लिए प्लान सी के तहत कौन सी आईवी फ्लूइड सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो जो आईवी फ्लूइड है वो RL हो जाता है, जिसको रिंगल लैक्टेट कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भयंकर दस्त या उल्टी में शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स नमक दोनों निकल जाते हैं, और इससे क्या होता है कि रिंगल लैक्टेट यानी RL में सोडियम पोटेशियम और लैक्टेट का सही संतुलन होता है, इसलिए इसे हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं और यह डिहाइड्रेशन में सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत अंतरा इंजेक्शन जो महिलाओं को दिया जाता है वह कितने महीने तक गर्भधारण को रोकता है। तो अंतरा जो इंजेक्शन है वो महिलाओं का गर्भधारण जो है कि 3 महीने तक रोकता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतरा एक DMP यानी कि डिपोट मेड्रोहाइड्रोप्रोस्टिन असिस्टेड इंजेक्शन है, जिसे महिला की बाँह या कूल्हे की मांसपेशियों में लगाया जाता है और एक बार लगने बाद यह 3 महीने तक गर्भधारण से सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml से कम हो जाए तो इस खतरनाक स्थिति को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको जो है ओलिगोहाइड्रोमिनियोस कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान सामान्यतः एंटीमोनिटो द्रव लगभग 800 से 1000 ml होता है। यदि यह 200 ml से कम हो जाए तो बच्चे के गुर्दे यानी कि किडनी खराब होने या विकास रुकने का खतरा रहता है, और 2000 ml से अधिक होने पर पॉलीहाइड्रोमिनियोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैप स्मीयर परीक्षण महिलाओं को किस भयंकर बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए किया जाता है। पैप स्मीयर परीक्षण जो है वो महिलाओं में किस भयंकर बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है।
तो गर्भाशय गिबरा का यानी गर्भाशय का कैंसर जो होता है, सर्वाइवल कैंसर, उसका पता लगाने के लिए ये जांच किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय गिबरा यानी कि गर्भाशय का जो कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला सबसे आम और जानलेवा कैंसर है। पैप स्मीयर टेस्ट से इस कैंसर के लक्षणों का सालों पहले पता लगाया जा सकता है, जिससे महिला की जान बचाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन शिशु को किन 5 जानलेवा बीमारियों से एक साथ बचाती है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका जो 5 जानलेवा बीमारी से एक साथ जो बचाती है वो होता है डिप्थीरिया, प्लूटिस यानी जिसको काली खांसी कहते हैं, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन यानी कि बीएमडब्ल्यू रूल्स के अनुसार इस्तेमाल की हुई नुकीली सुई और सिरिंज के ब्लेड को अस्पताल के किस डब्बे में नष्ट किया जाना चाहिए। तो इसको जो है वो सफ़ेद डब्बे में नष्ट किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी नुकीली चीज़, सुई, ब्लेड, स्केपलर्स जिससे काटने या चुभने का डर है तो उसे हमेशा सफ़ेद रंग के मजबूत डिब्बे जो पंचर ना हो सके उसमें डाला जाता है, ताकि सफाई कर्मचारी को चोट वगैरह न लगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रसव के दौरान गर्भनाल बच्चे से पहले योनि से बाहर आ जाए तो माँ को तुरंत कौन सी स्थिति में लिटाना चाहिए। तो ये जो है कि चेस्ट के नी चेस्ट स्थिति में लेटाना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कार्ड प्रोलेक्स एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है जिसमें बच्चों का सिर जो है कि गर्भनाल को दबा देता है और बच्चे का दम घुटने लगता है, जिससे नी चेस्ट घुटने और छाती के बल या ट्रेंडेबुलर स्थिति में लिटाने से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कि बच्चा ऊपर खिसकता है और उसे गर्भनाल से दबाव हट जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मोन्टोक्स टेस्ट की रीडिंग इंजेक्शन लगाने के कितने घंटे बाद पढ़ी जाती है। तो ये 48 से 72 घंटे के अंदर पढ़ी जाती है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह टीबी की पहचान करने वाला त्वचा परीक्षण है। इसमें पीपीडी त्वचा के अंदर डाला जाता है और 48 से 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन के बाद त्वचा पर आए लाल उभार को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2021 के अनुसार विशेष परिस्थितियों जैसे बलात्कार या बच्चों में गंभीर विकृति में गर्भपात की अधिकतम सीमा कितने सप्ताह तक कर दी गई है। तो ये कर दी गई है 24 सप्ताह तक। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले भारत में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह थी। नए एमटीपी एक्ट 2021 के अनुसार कुछ खास मामलों में 2 डॉक्टरों की अनुमति से इसे बढ़ाकर 24 सप्ताह यानी कि लगभग 6 महीने तक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 9 महीने के शिशु को विटामिन ए की पहली खुराक यानी कि फर्स्ट डोज कितनी दी जाती है। तो ये जो है कि 1 लाख आयु दिया जाता है। ये आपको हम पहले भी क्वेश्चन में करवा दिए हुए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक्लेम्पसिया में गर्भवती महिला को दौड़े आने का मुख्य कारण शरीर के किस अंग में सूजन या दबाव होना होता है। तो ये जो होता है मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब गर्भवती महिला का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके दिमाग यानी कि मस्तिष्क की नसों में सूजन और दबाव पैदा होता है, जिससे उसे मिर्गी जैसे भयानक दौरे आने लगते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान जो है कि गंभीर आयोडीन की कमी से नवजात शिशु में कौन सा खतरनाक रोग जन्म से ही हो सकता है। तो ये जो होता है क्रेटिनिज्म होता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर माँ के भोजन में आयोडीन की भारी कमी हो तो बच्चा एक शारीरिक रूप से बौना यानी कि ड्रॉप और मानसिक रूप से बहुत कमजोर पैदा होता है। इस जन्मजात बीमारी को क्रेटिनिज कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि स्तनपान कराने वाली माँ को पहले 6 महीनों के दौरान अपनी खुद की सेहत के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये 600 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य महिला को रोज 1900 कैलोरी चाहिए। गर्भावस्था में उसे 350 अतिरिक्त कैलोरी होनी चाहिए, लेकिन प्रसव के बाद जब बच्चे को दूध पिलाती है तो शरीर से दूध बनने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए उसे 600 अतिरिक्त कैलोरी रोजाना चाहिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवजात टिटनेस का दूसरा नाम क्या है जो अक्सर गंदे औजार से नाल कटने पे होता है? तो उसका जो दूसरा नाम है और 8वें दिन की बीमारी उसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस के जीवाणु शरीर में जाने के बाद बीमारी पैदा करने में कुछ दिन का समय लेते हैं। तो नवजात शिशु में इसके जो लक्षण है आमतौर पर जन्म के 7वें या 8वें दिन दिखाई देता है, इसलिए इसे 8 डे डिजीज कहा जाता है। इसमें बच्चा दूध पीना छोड़ देता है और उसका शरीर अकड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिलीवरी के बाद शुरुआती 3 से 10 दिनों तक माँ को बिना किसी खास कारण के रोना आना, उदास रहना या चिड़चिड़ापन महसूस होना की स्थिति को क्या कहते हैं? तो वैसे स्थिति को पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। प्रसव के बाद जो है शरीर में हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोजोन के अचानक गिरने से 50 से 80% महिलाओं को यह हल्की उदासी होती है। यह 10-15 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। यदि यह 2 हफ्ते से ज़्यादा चले और महिला खुद को या बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहे तो यह डिप्रेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में आयरन की अधिक खुराक के इलाज के लिए कौन सा एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वीडीआरएल परीक्षण के अलावा सिफिलिस बीमारी की 100% पक्की पुष्टि करने के लिए सबसे विशिष्ट टेस्ट कौन सा है? तो ये जो है विडाल टेस्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडीआरएल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कभी कभी गलत भी आ जाता है। तो इसके लिए जो है कि टीपीएचए एक कंफर्टमेटरी टेस्ट है जो सीधे सिफिलिस के बैक्टीरिया ट्रेपोमेना प्लेडिसम की पुष्टि करता है और वेस्टर्न ब्लॉट यानी एचआईवी के लिए होता है। सॉरी, यहाँ पे विडाल टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे थ्रियोपेनिया प्लेडुनम हेमोग्लिडियम इसलिए हो जाएगा। तो इसको एचटीएपी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रसव यानी कि डिलीवरी के दौरान एसिपियोटोमी योनि के पास चीरा लगाना या किस अवस्था में लगाई जाती है? तो ये जो है द्वितीय अवस्था के अंत में जब सिर बाहर आ रहा हो तब ये चीरा लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। प्रसव के दूसरे चरण में जब बच्चों का सिर योनि से बाहर दिखने लगता है तो उसे क्राउनिंग कहते हैं और योनि फटने का डर होता है, तब डॉक्टर एएनएम योनि के हिस्सों को चौड़ा करने के लिए एक छोटा सा चीरा लगाता है जिसे एपिसियोटोमी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एरियोथ्रोपोलिसिस को फेटालिस नामक जानलेवा बीमारी जो है वह किस परिस्थिति में भ्रूण यानी कि बच्चों को होता है? तो वो जब होता है जब माँ RH नेगेटिव हो और गर्भ में पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव हो। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब माँ का खून नेगेटिव और बच्चे का खून पॉजिटिव होता है तो माँ का शरीर बच्चों के खून को दुश्मन मानकर उसे खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है जो बच्चे के खून यानी कि आरबीसी को तोड़ने लगती है। इसे रोकने के लिए माँ को डिलीवरी के 72 घंटे के भीतर जो है कि एंटी-डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यदि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु रो नहीं रहा है और हृदय गति 100 बीट प्रति मिनट से कम हो तो एएनएम का सबसे पहला इसमें कदम क्या होना चाहिए? और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताया दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।